हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार पर। आज हम बायोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसका नाम है जनन। जनन बोल दो, प्रजनन बोल दो, ठीक है ना। बहुत ही शानदार टॉपिक है। एक क्वेश्चन आता ही है, पिछली बार भी आपकी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, वो दिखाऊंगा मैं कौन सा क्वेश्चन आया था। इससे एक क्वेश्चन आता ही है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर एक बार पढ़ लिया तो बार बार कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। 0 से लेकर 100 तक, यानी 0 से लेकर एडवांस तक ये टॉपिक चलने वाला है। बच्चों की क्यूरियोसिटी रहती है कि सर जनन टॉपिक क्या होता है, कैसे होता है। तो चलो आज इसको हम पढ़ते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है, एक वीडियो में इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं एक छोटे से मोटिवेशन के साथ। अरे हाँ, जनन या प्रजनन तंत्र, ये क्या, देखो, कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता। और हारा वही जो लक्ष्य के लिए लड़ा नहीं। अरे जो लड़ेगा वो जीतेगा, तो जो लड़ा है वही जीता है। तो चलो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, क्योंकि अपन भी क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं क्या। तो चलो लड़ते हैं, क्योंकि अपने को जीतना है। तो चलो जीत के लिए लड़ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रजनन होता क्या है, क्यों होती है इसकी आवश्यकता, प्रजनन की आवश्यकता क्यों होती है, बोलो। अरे ये प्रक्रिया क्यों चलाई गई है प्रजनन की, बोलो। अरे वंशवृद्धि के लिए क्या। हाँ, अगर वंशवृद्धि नहीं होगी, सपोज करो आज जो है इस धरती पर, अगर यही रोक दिया जाए तो आने वाले 100 साल 200 साल बाद धरती पर से जीव समाप्त हो जाएंगे क्या। बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। अगर इंसान की आयु माने 100 वर्ष, तो जो आज जन्मा है तो 100 साल बाद मर जाएगा, तो नया जीव कहां से आएगा। तो हर जीव के अंदर एक जनन या प्रजनन की क्रिया होती है क्या। बिल्कुल। ये प्रक्रिया क्यों चलाई गई है, ताकि जीवन आगे से आगे चलता रहे। हाँ, अपने पूर्वज थे और उनसे आज तक हम आए हैं और आगे भी चलेगी ये प्रक्रिया। ये जनन के माध्यम से ही चल रही है क्या। बिल्कुल चल रही है। अगर जनन नहीं होता तो हम होते क्या। अरे नहीं होते, तो क्लास कौन लेता फिर। अरे क्लास कौन लेता। तो जनन जरूरी है क्या। बिल्कुल जरूरी है भैया जी। तो चलो जनन में होता क्या, वंशवृद्धि के लिए, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलाने के लिए तो जनन जरूरी है। अब ये सर जनन होता क्या है। जनन अलग अलग प्रकार का होता है, कैसे होता है। हाँ, लैंगिक और अलैंगिक। सर लैंगिक और अलैंगिक ये क्या चीज है। यानी कुछ ऐसे जनन जिसमें लिंगों की आवश्यकता होती है, बिना लिंग के कोई जनन नहीं होता, उसे लैंगिक बोल दिया गया। अलैंगिक, अरे लिंग की आवश्यकता नहीं होती है, जनन हो जाता है, उसे अलैंगिक। ये इस प्रकार पार्ट में बांटा गया। तो चलो शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले बात करते हैं जनन प्रजनन में। देखिए क्या है जनन, वास्तव में होता क्या है, किसी जीव के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया। अरे अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया है क्या। बिल्कुल है। अरे कभी गाय के बछड़ा ही होता है क्या, होता है। और जो भैंस होती है, भैंस के पाठा ही होता है क्या। हाँ, अरे कुछ और तो नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये जनन होता क्या है, अपने सम्मान होता है, ठीक है ना। अपने सम्मान के अलावा नहीं हो सकता ये। अगर करना है तो उसको क्रॉस करवाना पड़ेगा, जो वैज्ञानिक करवाते हैं वो एक अलग विधि है, ठीक है ना। वास्तव में जनन अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। आगे क्या होता है, देखो जनन की आवश्यकता क्यों हुई। अरे भैया जी सब जानते हैं वंशवृद्धि के लिए हुई। अरे ये नहीं होगा तो वंशवृद्धि होगी क्या, नहीं होगी। बोर्ड एक सेकंड रुको। हाँ लो, अब दिखाई दे रहा होगा आपको, मैंने ब्राइटनेस थोड़ा कम किया इसका। जनन किसी जीव के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को कहते हैं, जबकि जनन की आवश्यकता वंशवृद्धि के लिए होती है। जनन के प्रकार, जनन 2 प्रकार का होता है क्या। बिल्कुल होता है सर। एक तो होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। अरे लैंगिक जिसमें किसकी आवश्यकता हो, लिंग की आवश्यकता, और जिसमें लिंग की आवश्यकता नहीं हो, अलैंगिक जनक है। समझ गए क्या, समझ गए सर। ये क्या होता है, चलो देखते हैं क्या होता है लैंगिक व लैंगिक बनाम अलैंगिक जनन। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को पढ़ते हैं। ये तो है लैंगिक और ये है अलैंगिक। इसमें होता है क्या, देखो 2 जनकों की क्या होती है आवश्यकता। बिल्कुल सर, 2 जनकों की आवश्यकता होती है।
इसमें दो लिंगों की आवश्यकता है होती है जो विपरीत होनी चाहिए, ठीक है ना। सेम लिंग से कुछ नहीं होता। देखो दो जनकों की आवश्यकता होती है, एक क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, मादा। दोनों की आवश्यकता होती है क्या, बिल्कुल होती है। इसमें देखो एलिंगिंग में एक ही जनक की आवश्यकता होती है, नर हो या मादा हो, एक से ही काम चल जाता है, ठीक है ना। आगे देखो युग्मों का निर्माण होता है। अरे युग्म कौन से, अरे शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं क्या, मिलकर युग्म का निर्माण करते हैं क्या, बिल्कुल करते हैं। इधर देखो युग्मों का निर्माण नहीं होता, अरे एक ही तो है, कौन से युग्मों का निर्माण होगा, कुछ नहीं होगा। निषेचन होता है क्या, बिल्कुल होता है, तो यहाँ निषेचन नहीं होता है। आगे देखो अर्धसूत्री व समसूत्री विभाजन होते हैं क्या, बिल्कुल। कोशिका का अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन होता है, किसमें, लिंगिक में, जबकि यहाँ केवल समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ देखो संतान माता पिता से भिन्न होती है, यहाँ संतान माता पिता से भिन्न होती है, संतान माता या पिता के समान होता है। इसमें अगर नर भाग लेता है तो नर के समान, मादा भाग लेती है तो मादा के समान। आगे नए लक्षणों का विकास होता है क्या, अरे बिल्कुल होता है, नए लक्षणों का विकास नहीं होता, ये सेम होता है, यहाँ नए लक्षणों का विकास होता है। तभी तो कहते हैं पता नहीं क्या पता संतान ठीक हो जाए, संतान ठीक जन्म जाए तो क्या भला हो जाए, अरे लक्षणों का, नए लक्षणों का विकास होता है तभी तो बोलते हैं, हाँ, वरना तो बोलते यार ऐसा ही इसका संतान होगी क्या फायदा। तो यहाँ बताओ लैंगिक में नए लक्षणों का विकास होता है क्या, जबकि अलिंगिक में नए लक्षणों का कोई विकास नहीं होता। इसके आगे हम बात करते हैं, देखिए क्लोन क्या है। क्लोन या क्लोन एवं डोली भेड़ ये क्या चीज है। क्लोन को ऐसे समझो आप, क्लोन एक प्रकार की होती है कॉपी। क्लोन यानी लगभग सेम, एकदम सेम, जो हम सेम प्रक्रिया ही अपनाते हैं उसे क्लोन कहते हैं। हूबहू नोट, जो संतान अपने माता या पिता के समान होती है उसे क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। हूबहू वो उसे क्लोन कहा जाता है। जैसे डोली भेड़, इसका उदाहरण है क्या, देखो सर्वप्रथम क्लोन बनाया गया, क्या बनाई गई भाई साहब, भेड़ बनाई गई, जिस भेड़ का नाम क्या था, डोली भेड़ था। बनाने वाला इयान विलमुट, ये इयान विलमुट नामक वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले क्लोन के रूप में क्या बनाई थी, डोली भेड़ बनाई थी। ये है भाई वो भेड़, ठीक है ना। इसकी प्रोसेस क्या होती है, ये इसकी प्रोसेस होती है, इस प्रकार से डोली भेड़ का निर्माण हुआ था। ये प्रोसेस आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है ना, आपको इसका उदाहरण याद रखना है। क्लोन के द्वारा बनाया गया पहला जीव कौन सा था, डोली भेड़ था। बनाया किसने था, इयान विलमुट ने बनाया था, याद रह जाएगा क्या। अलैंगिक जनन की विधियां कौन सी हैं, देखो अलैंगिक जनन अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार के कैसे, कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जो अपने शरीर का कुछ हिस्सा अगर तोड़कर या कट कर कर अलग छोड़ देना तो कुछ दिन बाद वो भी अपना एक नया जीव बन जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार कुछ में, कुछ जीव के अंदर ही एक नया जीव पनप जाता है, फिर उसको अलग कर लेते हैं। कुछ अपना सीधा सीधा विभाजन कर लेते हैं, सीधा सीधा बीच में दो भाग कर लेते हैं, विभाजन कर लेता, वो नया जीव बन जाता है, वो नया जीव बन जाता है। इस प्रकार अलैंगिक जनन में क्या होते हैं, अलग जनन की अलग अलग विधियां होती हैं। सबसे पहले देखो कौन सी विधि है, विखंडन विधि। किस में पाई जाती है, स्पाइरोगायरा शैवाल में। ये विखंडन है, विखंडन यानी खंडन होता है, इसमें अलग हो खंडन हो जाता है, तो ये स्पाइरोगायरा शैवाल में होता है। ये एक अलैंगिक जनन की विधि है। एक द्विविखंडन, द्विविखंडन यानी दो विखंडन होंगे, किसमें होते हैं भैया, ये अमीबा, पैरामीशियम और युगलिना में दो विखंडन होते हैं। ये देखो इस प्रकार हो जाता है, ये बीच में से थोड़ा पिचकेगा और पिचक कर अलग हो जाएगा, दो फिर से नए जीव बन गए, ठीक है ना, द्विविखंडन। बहुविखंडन यानी बहुत सारे विखंडन किस में होते हैं, प्लाज्मोडियम में होते हैं बहुत सारे विखंडन। एक होता है मुकुलन, मुकुलन किस में होता है, हाइड्रा और स्पंज। ये मुकुलन क्या होता है, अरे एक जीव है, इसके अंदर से नया उबार आएगा और वो उबार आएगा, वो धीरे धीरे बड़ा होकर सेम जीव के समान आकार ले लेता है, ठीक है ना, वही मुकुलन है। हाइड्रा या स्पंज में होता है। बीजाणुजनक शैवाल में होता है। कोनेडिया, कोनेडिया इसी का है अलैंगिक जनन का। पेनिसिलियम कवक में होता है। ये इस प्रकार के हैं, ये सब आपको याद नहीं करने हैं, ठीक है ना। एक बार देख लेना, आप थोड़ा सा पढ़ लेना, याद रहे तो ठीक है। इसके आगे की चीजें याद करनी है, लैंगिक जनन की चीजें याद करनी है, वहां से प्रश्न आता है। देखो कायिक जनन क्या आता है, देखो यदि पौधों के शरीर का कोई भाग
जनन का कार्य करे तो उसे क्या कहेंगे? कायिक जनन कहेंगे। पौधे का कोई भाग है, अरे पौधे का कोई भाग है आगे से आगे जनन करे तो इसे क्या, कौन सा जनन कहते हैं? कायिक जनन। सर पौधे का भाग कैसे जनन करता है? अरे करता है, अपन घर में देखते नहीं है क्या, एक पेड़ को काट देते हैं, उसके बाद वहां से बहुत सारे पेड़ उग जाते हैं, इसका मतलब जनन ही तो हुआ होगा। अपन लाके थोड़ी लगाते हैं वहां पर, तो उसके नीचे जड़ रही होगी, और जड़ के द्वारा बहुत से, जहां जहां जड़ थी वहां से बहुत सारे पौधे निकल गए क्या? हाँ, विशेष तौर से ये टाली में होता है, अगर घर में टाली काट देते हैं ना तो बहुत सारी टालियां बन जाती हैं। हाँ, कायिक जनन, कीकड़, इनमें कायिक जनन होता है, ठीक है ना। जैसे जड़ द्वारा, सर बिल्कुल होता है, जड़ द्वारा कायिक जनन होता है। जैसे शीशम, सीरस और शकरकंद, इनमें कायिक जनन होता है। इनकी एक जड़ रह गई ना तो उसका आगे जनन होकर बहुत सारे पेड़ बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? पौधे बन जाएंगे। तना द्वारा बिल्कुल होता है, आलू, अदरक, अरबी, गन्ना, प्याज, लहसुन। कौन सा जनन होता है बताओ? तनन द्वारा कायिक जनन होता है, तने द्वारा। पत्ती द्वारा ब्रायोफिल्म या पत्थर चट्टा, ब्रायोफिल या पत्थर चट्टा, इसमें पत्ती द्वारा कौन सा जनन होता है? कायिक जनन होता है। याद रह जाएगा क्या? ये कायिक जनन के उदाहरण है। अब आगे बात करते हैं मानव जनन तंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न आते हैं भैया। मानव जनन तंत्र क्या होता है? देखो, एक तो होता है नर जनन तंत्र और दूसरा क्या होता है? मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में बताओ मुख्य अंग क्या होता है? वृषण होता है, मुख्य अंग वृषण होता है। सहायक अंग शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि और शिशन, ये मुख्य अंग है, जबकि ये सहायक अंग है। इसी प्रकार मादा जनन में देखो, मादा जनन तंत्र में मुख्य अंग क्या होता है? अंडाशय होता है। इसके सहायक फिलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, बार्थोलिन ग्रंथि, योनि या वेजाइना, ये इसके क्या है? सहायक जनन तंत्र है, ठीक है ना, ये इसके सहायक अंग हैं। तो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। अब इन चीजों में होता क्या है? वृषण क्या काम आता है? इधर अंडाशय क्या, कैसे इनमें जनन होता है, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नर जनन तंत्र, वृषण, जिसे इंग्लिश में टेस्टिस का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेस्टिस। अरे ये दिख रहे होंगे, ये है, ठीक है ना। वृषण नर जनन ग्रंथि है क्या? बिल्कुल भैया ग्रंथि है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। स्थान सर स्क्रोटल कोष, जिसे वृषण कोष कहा जाता है। ये जिस थैली में होते हैं ना, इस थैली का नाम क्या होता है? स्क्रोटल कोष या वृषण कोष होता है। स्रावित हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना, 2 नाम इसके वेरी इंपॉर्टेंट है। एक टेस्टोस्टेरोन बोल दो या एंड्रोजन बोल दो। टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन कौन स्रावित करता है भैया? वृषण, ठीक है ना। वृषण से नर जनन ग्रंथि में स्रावित होने वाले हार्मोन नहीं है, याद रख लोगे क्या? इसी प्रकार मादा में भी 2 हार्मोन पढ़ेंगे, ये याद रखना। बताओ टेस्टोस्टेरोन याद कैसे रखोगे? अरे वृषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेस्टिस, और टेस्टिस से क्या याद रखोगे? टेस्टोस्टेरोन, कर लोगे क्या? हाँ, इसी का दूसरा नाम है एंड्रोजन, याद रह जाएगा क्या? आगे हम बात करते हैं किसकी? द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण। अब द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। ऐसे लक्षण जो गौण होते हैं, गौण का मतलब है जो बाहर से अपने को दिखाई देने लग जाते हैं। किस प्रकार के लक्षण है? देखिए एक बार बताते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य, देखो ये जब भी हार्मोन स्रावित होने लगता है ना, तो ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण है ना, ये दिखाई देने लग जाते हैं। सर कैसे कैसे? आवाज का भारी होना। अरे बताओ, आवाज का भारी होना, बताओ, जवान होते हैं तो बच्चे आवाज भारी होती है क्या? होती है। कारण क्या है? हार्मोन्स स्रावित हो रहे हैं भैया। शरीर पर बालों की संख्या में वृद्धि होना, वीर्य शुक्राणु का, जननांगों का, ये इसके द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, ठीक है ना। इसके बाद मादा की बात करें क्या? यह है मादा जनन अंग। अंडाशय, जिसे ओवरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ओवरी कहा जाता है। अंडाशय कौन सा होता है भैया जी? ये देखो, ये ओवरी, ये यहाँ अंडाशय है, ठीक है ना। ये अंडाशय यहां से टूटकर कहां आता है? यहां आता है। अंडाशय में देखो क्या होता है? मादा जनन ग्रंथि होती है। संख्या कितनी होती है? 2। एक इस तरफ पाया जाता है, दूसरा दूसरी साइड उस तरफ पाया जाता है। स्थान की बात करें तो कहां पाया जाता है? ये उदर गुहा, ये शरीर के अंदर पाए जाते हैं, उदर गुहा में पाए जाते हैं, बाहर नहीं होते। पुरुषों में, नर में बाहर होते हैं, जबकि मादा में अंदर होते हैं। स्रावित हार्मोन की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, 2 हार्मोन,
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, दो हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। ये देखो, ये ओवरी या अंडाशय है ना, ये ओवरी या अंडाशय, इसमें 28 दिन का क्या होता है, सर्कल होता है। 28 दिन का क्या होता है, सर्कल होता है। 28 दिन का सर्कल होता है। कैसे सर? देखो यहां से एक, इस अंडाशय से ना एक अंडाणु बाहर निकलेगा। कब निकलेगा सर? हाँ, 1 से लेकर 14 दिन का समय होता है ना, उसमें 1 से लेकर 14 दिन के समय में यहां से एक अंडाणु बाहर निकलेगा और बाहर निकलकर यहां आएगा। यहां इंतजार करेगा किसी शुक्राणु का। अगर इसको शुक्राणु मिल जाता है तो युग्मन हो जाता है। शुक्राणु मिल जाता है तो युग्मन हो जाता है। लेकिन अगर शुक्राणु नहीं मिलता है तो ये यहां से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम, अरे पीरियड के रूप में बोलते हैं ना, बस ये निकल के बाहर आता है। ठीक है ना, और कुछ नहीं है। और 28 दिन कंप्लीट होने के बाद यहां से इसकी बारी कंप्लीट हो गई, अब इसकी बारी है भैया, यहां से निकल के आएगा। 1 से 14 दिन तक ये भी क्या करेगा, इंतजार करेगा। वही सेम प्रोसेस है, ये चलता रहता है। ठीक है ना। इसके हार्मोन याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण। महिलाओं में भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन के कार्य क्या क्या है? देखो, आवाज का, बालों की, मासिक चक्र का नियम, स्तन व जननांगों का विकास होता है। कमी से जनन क्षमता कमजोर, अरे ये जनन क्षमता के लिए तो होते हैं, इनकी कमी हो जाएगी तो जनन क्षमता में कमजोरी तो होगी, बिल्कुल होगी। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, देखो इसके काम क्या, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ना, युग्मन होते ही, क्या होते ही, युग्मन होते ही ये क्या, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, मूत्र के साथ स्रावित होने लग जाता है, युग्मन होते ही। ठीक है ना। अरे महिला प्रेग्नेंट होते ही ये मूत्र के साथ कौन सा हार्मोन स्रावित होने लग जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होने लग जाता है। तो एक प्रेगनेंसी किट आती है ना, उस किट में क्या होता है, उस किट में एक जगह क्या होती है, इसमें अपने मूत्र की बूंदे डाली जाती हैं, और मूत्र की बूंदे डालते ही उस मूत्र में होता कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अगर ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसके अंदर है तो इसके अंदर वो क्या आ जाएंगी, धारियां आ जाएंगी, धारियां आ जाएंगी। इसका मतलब है प्रेगनेंसी है। तो ये कौन सा हार्मोन हो गया, प्रेगनेंसी हार्मोन। इसे प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन कहते हैं। क्यों? कि इसी की वजह से पता चलता है क्या प्रेगनेंसी का, हाँ इसी की वजह से पता चलता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। याद रह जाएगा क्या। निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है, देखो जिसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। निषेचन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब देखो बात करते हैं हम, देखो परिभाषा, शुक्राणु व अंडाणु का मिलना क्या कहलाता है भैया जी, निषेचन कहलाता है। जहां शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं ना, उनकी पहली मुलाकात को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ओके, कर लोगे। स्थान की बात करें भैया जी, ये मिलेंगे कहां, तो कोई स्थान तो फिक्स किया ही होगा मिलने के लिए कि भैया जी वहां जाना, तो कहां आते हैं, फिलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। भैया जी फिलोपियन ट्यूब कौन सी होती है, अभी बताते हैं। देखो देखो ये फिलोपियन ट्यूब होती है, ये जो नजर आ रही है क्या आपको, ये फिलोपियन ट्यूब होती है यहाँ। ठीक है ना, यहां मिलते हैं ये, यहां से ये आगे आता है, यहां से शुक्राणु जाता है और फिलोपियन ट्यूब में इनका क्या होता है, मिलन होता है। फिलोपियन ट्यूब में मिलन होता है, वहां उसको क्या कहते हैं, किधर चला गया, ये रहा। बताओ स्थान फिलोपियन ट्यूब में। क्वेश्चन आता है निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होती है, उत्तर क्या दोगे, फिलोपियन ट्यूब में। क्वेश्चन आता है एक शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये विशेषता। इस प्रक्रिया में अंडाणु पूरा व शुक्राणु का केवल केंद्रक भाग, अंडाणु तो पूरा भाग लेता है और शुक्राणु का केवल केंद्रक भाग लेता है। अरे अंडाणु तो एक ही होता है क्या, अरे अंडाणु एक ही होता है। शुक्राणु, अरे शुक्राणु करोड़ों में होते हैं, शुक्राणु करोड़ों में होते हैं, अंडाणु एक ही होता है, शुक्राणु करोड़ों में होते हैं। अब कौन सा शुक्राणु इसके से टकराएगा, कौन सा शुक्राणु इससे मिलन करेगा, वो तो उसकी किस्मत जानिए। लेकिन एक अंडाणु तो पूरा और शुक्राणु का क्या होता है, केंद्रक भाग लेता है। ये देखो इस प्रकार होता है। ये अंडाणु है क्या, ये बहुत सारे शुक्राणु है क्या। अब इनमें से देखो ये एक शुक्राणु है, इसकी किस्मत अच्छी थी तो निषेचन हो गया क्या, बताओ निषेचन होता कहां है,
फैलोपियन ट्यूब में होता है। अरे याद रह जाएगा क्या? आगे क्या है बताओ? निषेचन के प्रकार। निषेचन के प्रकार एवं युग्मनज क्या चीज होती है? देखो, निषेचन के प्रकार की बात करें तो निषेचन कितने प्रकार का होता है? हाँ, ये देखो आर्मी एग्जाम 2000 है तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। निषेचन कितने प्रकार के होते हैं? सर निषेचन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है आंतरिक निषेचन और दूसरा बाह्य निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन कौन सा होता है? मादा शरीर के अंदर मादा शरीर के अंदर जो निषेचन होता है उसे कौन सा निषेचन कहते हैं? आंतरिक। जैसे मानव, गाय, मुर्गियां, पक्षी, सांप, इन सब में आंतरिक निषेचन होता है क्या? बिल्कुल होता है। एक होता है बाह्य निषेचन, है मादा शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मेंढक, स्टारफिश, मछली। सर इसमें बाहर कैसे होता है? अरे इसमें बाहर होता है, तभी तो ये बाह्य निषेचन है। हाँ, कैसे होता है? अरे बारिश के समय आप देखते होंगे मेंढके हो जाते हैं। अरे कैसे हो जाते हैं? ये ऐसे हो जाते हैं क्योंकि मेंढक में कौन सा निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है। इसमें कुछ नहीं होता। ये पानी है क्या? इस पानी में एक तो मेंढका है और एक मेंढकी है। ये मेंढकी क्या करती है? ये मेंढकी ऐसा समझो अंडाणु, यानी अंडाणु का क्या करती है? अंडाणु स्राव करती है पानी के अंदर। इधर मेंढका क्या करता है? शुक्राणु। ये शुक्राणु का स्राव करती है। ये पानी में तैरते तैरते जहां अंडाणु और शुक्राणु जहां मेले वहां मेंढके तैयार हो गए। नहीं, और मेंढके आते हैं ना बारिश में। आप देखते हो बारिश में मेंढके टपक गए क्या? अरे ये ऐसे टपकते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। जहां अंडाणु शुक्राणु मिले वहां मेंढका तैयार हो जाता है। कर लोगे क्या? युग्मनज या भ्रूण क्या होता है? देखो, इसको इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। युग्मनज या भ्रूण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जाइगोट। क्या चीज है? देखो, मानव जीवन की प्रथम कोशिका या कोशिका की ईंट कहा जाता है इसे। बताओ कौन सी है? जाइगोट कहलाते हैं। मानव जीवन की प्रथम कोशिका को क्या कहते हैं? युग्मनज या जाइगोट। अरे एक शुक्राणु और एक अंडाणु मिलते हैं और मिलकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं क्या? उस एक कोशिका को ही क्या कहते हैं? जाइगोट या भ्रूण बोलते हैं। ठीक है ना? इसके बाद हाँ, प्रखनली शिशु क्या है? देखो, टेस्ट ट्यूब बेबी, टीटीबी क्या चीज है? देखो, प्रखनली शिशु। प्रखनली शिशु का जन्मदाता कौन है? एडवर्ड व स्ट्रेप्टो। प्रखनली शिशु का जन्मदाता है एडवर्ड व स्ट्रेप्टो। अरे प्रखनली शिशु क्या शिशु होता है? प्रखनली में शिशु का निर्माण होता है क्या? तो अरे प्रखनली में निषेचन करवाया जाता है। ठीक है ना? निषेचन करवाने के बाद किसी महिला के गर्भाशय में उसको क्या कर दिया जाता है? स्थापित कर दिया जाता है। और उसके गर्भाशय में क्या होता है? बच्चे का निर्माण, भ्रूण का निर्माण होता है। बच्चे का नहीं, भ्रूण का निर्माण होता है। ओके, हाँ, भ्रूण का विकास होता है। बताओ प्रखनली शिशु का जन्मदाता कौन था? एडवर्ड व स्ट्रेप्टो। निषेचन किस में होता है? बताओ। ट्यूब में होता है। निषेचन ट्यूब में होता है। ये प्रखनली है ना, इसमें इस ट्यूब में इनका निषेचन होता है। विकास कहां होता है? बताओ। मां के गर्भाशय में होता है फिर विकास। ठीक है ना? विश्व की प्रथम प्रखनली शिशु कौन थी? लुइस जोय ब्राउन। कब? 1978 में इसका जन्म हुआ था। भारत की प्रथम है अनुप्रिया अग्रवाल, जिसे दुर्गा भी कहा जाता है। बताओ कब जन्म हुआ था इसका? 1979 में। भारत का प्रमाणित जो प्रखनली शिशु था उसका क्या नाम था? हर्षा चावला। कब? 86 में। हाँ, और ये डॉक्टर कौन थे इनको पैदा करने वाले या इनका निषेचन करने वाले? कौन कौन थे? इंदिरा हिंदुजा और सुभाष मुखोपाध्याय। ये भारतीय डॉक्टर हैं जो भारत में एक प्रमाणित और एक जो अप्रमाणित था, अनुप्रिया अग्रवाल, जो 1979 और 1986। ठीक है ना? इन दोनों को याद कर लेना। ये हर्षा चावला है जो प्रमाणित थी, भारत की प्रमाणित प्रखनली शिशु है हर्षा चावला। ठीक है ना? 86 है। और डॉक्टर कौन थे? इंदिरा हिंदुजा और सुभाष मुखोपाध्याय। कर लोगे क्या? इसके बाद गर्भावस्था एवं महत्वपूर्ण तथ्य। देखो, नसबंदी पुरुषों में होती है एक महिलाओं में होती है? बताओ। दोनों में होती है। पुरुषों में भी नसबंदी होती है और महिलाओं में भी होती है। कर देनी चाहिए क्या?
अरे कब कर देनी चाहिए? पुरुषों में नसबंदी क्या कहलाती है? वेसोक्टोमी। जबकि महिलाओं में नसबंदी क्या कहलाती है? ट्यूबेक्टोमी। अरे होती है अरे महिला नसबंदी तो करवाती है। अरे महिला 2 बच्चे 3 बच्चे जन्म लेने के बाद नसबंदी नहीं करवाती है क्या? वो नसबंदी कौन सी होती है? ट्यूबेक्टोमी होती है। अगर वो पुरुष करवा ले तो वेसोक्टोमी। लेकिन पुरुष का क्या फायदा, महिला ने करवाए तो, इसलिए महिला की करवा दी जाती है। ठीक है समझ रहे हो आप? गर्भनाल क्या होता है? गर्भनाल भ्रूण का मां से संबंध है। जब भ्रूण अपनी मां से संबंध बनाता है ना उसे गर्भ के अंदर, तो वो गर्भनाल, जिसे क्या कहा जाता है? अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है ना? भ्रूण का मां से संबंध क्या कहलाता है? गर्भनाल में अम्बिलिकल कॉर्ड। कोलेस्ट्रम क्या होता है? जन्म के बाद प्रथम जो मां का दूध होता है ना उसे क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम कहा जाता है, जिसे खीस कहते हैं अपन। अरे अपन गाय भैंस की खीस नहीं खाते हैं क्या? खाते हैं। वो क्या होता है? कोलेस्ट्रम होता है क्या? हाँ, जन्म के बाद प्रथम दूध होता है ना, खीस, कोलेस्ट्रम होता है। भ्रूण में प्रथम हृदय बनता है क्या? ये ध्यान रखना, भ्रूण में सबसे पहले क्या, कौन सा अंग बनता है? हृदय बनता है। इधर क्या है भैया जी? सर्वाधिक गर्भावधि किसकी होती है बताओ? हाथी की होती है। कितने? 600 दिन से लेकर 700 दिन तक होता है। ठीक है ना? सर्वाधिक गर्भावधि। सबसे कम गर्भावधि चूहे की होती है, 21 से 24 दिन। अरे तभी तो हम घर से बाहर छोड़ते छोड़ते क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं, फिर से नए चूहे। अरे इनकी गर्भावधि सबसे कम होती है, 20 दिन बाद तैयार है फिर से। ठीक है ना? और हाथी की गर्भावधि 600 से 700। लिंग परीक्षण लिंग परीक्षण किससे करवाया जाता है? अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर एमनियोसेंटोसिस, इनसे क्या करवाया जाता है? लिंग का परीक्षण करवाया जाता है। अरे परीक्षण जांच है, लिंग की जांच करवाई जाती है। आगे बात करते हैं किसकी? भ्रूण का विकास। कैसे होता है भ्रूण का विकास? देखो, एक होता है विदलन। भ्रूण में समसूत्री विभाजन होता है, उसे क्या कहते हैं? विदलन। समसूत्री विभाजन क्या होता है? अरे समान, सम यानी समान, समान सूत्री विभाजन होता है, उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। यानी बराबर बराबर कोशिकाओं का विभाजन है। अरे 50-50 कोशिकाओं का विभाजन ही समसूत्री विभाजन होता है। मोरूला, जब कोशिका 8 से 16 हो जाती है ना तो उसको क्या कहते हैं? मोरूला अवस्था कहते हैं। 8 से 16 कोशिका का भ्रूण क्या कहलाता है? मोरूला। अरे नाम दिया गया है और कुछ नहीं है। 8 से 16 कोशिका, 8 से 16 कोशिका का भ्रूण होता है ना, उसको किस नाम से जाना जाता है? मोरूला नाम से जाना जाता है। एक कोशिका को जाइगोट कहा गया था क्या? हाँ, एक कोशिका को जाइगोट कहा गया। 8 से 16 कोशिका को मोरूला कहा जाता है। 32 कोशिका का भ्रूण क्या कहलाता है? ब्लास्टुला कहलाता है। भ्रूण गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से जुड़ता है। भ्रूण गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से जुड़ता है। क्वेश्चन आता है भ्रूण बताओ गर्भाशय के किस स्थान से जुड़ता है? बताओ क्या करोगे उत्तर है? एंडोमेट्रियम से जुड़ता है। समसूत्री विभाजन, ये इस प्रकार ये कोशिकाओं का विभाजन होता है। देखो ये देखो, ये 32 कोशिकाएं हैं क्या? 32 कोशिकाओं वाला क्या कहलाया? मोरूला। ये 16 कोशिकाएं हैं क्या? ब्लास्टुला है क्या? ये फिर यहाँ मोरूला गलत लिखा हुआ है क्या? 32 कोशिका वाला ब्लास्टुला है। ये 8 से 16 वाला क्या कहलाता है? मोरूला कहलाता है। 8 से 16 वाला मोरूला कहलाता है। ठीक है ना? ये इस प्रकार कोशिकाओं का विभाजन होता है। सबसे पहले 2 कोशिकाएं 2 से बनती हैं, 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। इस प्रकार कोशिकाओं का विभाजन होता है। सबसे पहले कोशिका बनती है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे जाइगोट कहा जाता है। ठीक है ना? आगे क्या है? मासिक चक्र या रज चक्र, एमसी पीरियड। अरे क्या होता है? अवधि कितनी होती है? 28 दिन की होती है इसकी। प्रारंभ कब होता है? 12 से 13 वर्ष। जिसे सबसे पहला मासिक चक्र होता है उसका क्या नाम होता है? रजोदर्शन या मीनार्क कहा जाता है। उसे रजोदर्शन या मीनार्क कहा जाता है। समापन कब हो जाता है? 45 से 50 वर्ष की अवधि में इसका समापन हो जाता है। जो समापन होता है उसकी क्रिया को क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति या मीनोपोज कहा जाता है इसको। प्रक्रिया में क्या है? इसमें गर्भाशय का एंडोमेट्रियम भाग टूट टूट कर बाहर आता है। बताओ रजोदर्शन में क्या होता है?
अरे रजोदर्शन में क्या होता है, गर्भाशय का एंडोमेट्रियम भाग है, टूट टूट कर बाहर आता है। अरे कुछ नहीं होता, जो बताया था ना, अरे यार क्या बताया था, देखो मादा में अंडाणु आता है क्या, ये अंडाणु यहां से निकलता है और निकल के इस स्थान पर है ना एक परत बनाता है, इस स्थान पर क्या बनाता है, परत बनाता है। ये परत है ना क्या करती है, शुक्राणु का क्या करती है, इंतजार करती है। ये ब्लड से ही तो बनती है, ये ब्लड से बनती है, शुक्राणु का इंतजार, और शुक्राणु नहीं मिलती है, ये परत एंडोमेट्रियम, शुक्राणु नहीं मिलता है, ये इस प्रकार की परत बन जाती है। ये शुक्राणु नहीं मिलता है ना, तो ये एंडोमेट्रियम परत है जो टूट टूट कर बाहर आती है, और ये टूट टूट कर बाहर आती है। ये बनी हुई किसकी है, ब्लड की बनी हुई है, तो ये टूट कर बाहर आती है तो ब्लड बाहर आता है, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है, ये एम से चक्कर या मासिक चक्कर है, रजोदर्शन कहा जाता है, ठीक है ना। रजोदर्शन पहले वाले को कहा जाता है, ठीक है ना, फर्स्ट पीरियड को, 12 से 13 वर्ष की अवस्था में जो फर्स्ट पीरियड आता है उसका नाम है रजोदर्शन, ठीक है ना। तो इसमें गर्भाशय का एंडोमेट्रियम जो भाग, जो एक परत बनती है वो टूट टूट कर बाहर आती है, उसे क्या कहा जाता है, एमसी पीरियड कहा जाता है। ये अपना प्रजनन तंत्र टॉपिक हुआ कंप्लीट, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पढ़ा है। इसके अंदर याद क्या रखोगे, जो हार्मोन्स है ना, उन हार्मोन्स को याद रखना कि उस समय वहीं से आता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, इस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, एक बार फिर से रिवीजन कर लेना, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।